आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड टाइम में बहुत दिन बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं और इतने सारे आप लोग आए जो कि मैंने अपेक्षा नहीं की थी, इसके लिए एक बार आपको फिर से बधाई। प्रोफेसर आशुतोष त्रिवेदी, डीन रिसर्च, प्रोफेसर मधुसूदन सिंह, डीन अंडरग्रेजुएट स्टडीज एंड रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर इंदू, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, माय फ्रेंड श्री अनूप प्लाटर, DTU के डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, आज जो मेहमान आए हुए हैं वो DTU के स्टाफ और छोटे छोटे बच्चे, आप सभी का 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत अभिनंदन। हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हम उसके साक्षी हैं और हम उसमें कुछ भागीदारी भी करेंगे। ये मैं समझता हूँ हम सब के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, अपनी अपनी भूमिका खोजनी है। एक और अच्छी बात हुई, आज भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स और कल्चर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अब नहीं होंगे, वो करिकुलम का पार्ट होंगे। आप सब जानते हैं, हम तो 4 साल पहले DTU में कर चुके हैं कि DTU में स्पोर्ट्स और कल्चर एक्स्ट्रा करिकुलर न होकर करिकुलम का पार्ट है। तो अब भारत की सरकार ने भी ये तय किया कि पूरे देश में ये करिकुलम का हिस्सा होगा। मैं समझता हूँ हम सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो इम्प्लीमेंट हुआ और उसके अच्छे परिणाम आए और आज सब जगह ऐसा होगा, ये सुनकर अच्छा लगता है और हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ऐसा नहीं उन्होंने DTU के कारण कहा, लेकिन एक संयोग भी बनता है ना, अच्छा काम करो तो योग और संयोग भी बनता है। ऐसा नहीं कह रहा कि DTU के कारण उन्होंने किया, एक अच्छी चीज़ की उन्होंने शुरुआत करी है। अच्छी बात यह है कि हम पहले कर चुके हैं उसकी शुरुआत। यहाँ पर ये नया शब्द है हम सब के लिए, अमृत महोत्सव। मैं भी नहीं जानता था, आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे और कब किया जाता है। लेकिन ऐसा है कि 75वां वर्ष शुरू हुआ है, अमृत महोत्सव कहा जा रहा है, तो मन करता है कि 47 से 2021, 1947 से 2021 तक भारत में बहुत कुछ बदला है। हम सब जानते हैं बहुत कुछ अच्छा हुआ है। कई लोग कह सकते हैं कि और भी अच्छा हो सकता था, उस बात को थोड़ा हटा देते हैं। अमृत महोत्सव के दिन पे हमेशा और अच्छे की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी, लेकिन भारत में बहुत अच्छा हुआ है पिछले 47 से लेके अब तक। और अगर कुछ हम मन में अपने आप लोग भी सोचिए, हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा पहला क्या हुआ कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे प्रभावी लोकतंत्र स्थापित हुआ। मैं कई बार कोट करता हूं विंस्टन चर्चिल को। उस समय वो विरोधी दल के नेता थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में विरोधी दल के नेता थे, जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी। तो चर्चिल ने कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एटली, यू आर कमिटिंग ए हिस्टोरिकल मिस्टेक। दीज इंडियंस डू नॉट अंडरस्टैंड द डी ऑफ डेमोक्रेसी. They have never practiced democracy, and you want to give them democracy? There will be chaos, there will be misrule in India, and there may be bloodshed also. Who will be responsible? Mr. Attlee, you will be responsible for that. आज चर्चिल साहब, आप जहां भी होंगे ऊपर, आप देखते होंगे कि हमने आपको गलत साबित कर दिया। भारत ने आपको गलत साबित कर दिया, भारत के बच्चों ने आपको गलत साबित कर दिया कि भारत में एक स्थापित लोकतंत्र और लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं हैं। हमारे देश में पावर ट्रांसफर को लेकर कभी संघर्ष नहीं हुआ पिछले 74 साल में। कोई भी पार्टी हो, अगर वो हारी है तो उसने सम्मान पूर्वक वो जगह को छोड़ा है और दूसरी पार्टी आई है।
किसी मुख्यमंत्री ने कभी यह नहीं कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। किसी प्रधानमंत्री ने हटते हुए देश में यह कभी नहीं कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हार गए, सम्मानपूर्वक हार को माना और पावर ट्रांसफर मान से, इज्जत से, तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हुआ। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। इतने बड़े देश में, इतनी विविधता वाले देश में, 131 करोड़ के देश में इसको प्रैक्टिस करना, स्थापित करना। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया और उसको इंप्लीमेंट किया, बनाने वालों को भी बधाई, अंबेडकर जी को भी बधाई और सबको बधाई, लेकिन हम सबने मिलकर उसको प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट किया और 74 साल की हमारे पास एक उपलब्धि है। आप सभी जो यहां पर हैं और जितने हम 131 करोड़ हैं, आज इस अमृत महोत्सव के दिन हम सब के लिए बहुत खुशनसीब बात है कि हम देश, विश्व के सबसे बड़े स्थापित लोकतंत्र, सबसे बड़ी उपलब्धि 74 साल की। बहुत सारे लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, कि आज इंडिया पावर सरप्लस कंट्री है। आप जानते होंगे कि आज जितनी हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा हम पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। आज बहुत सारे पावर प्लांट्स हमारे बंद करने पड़ते हैं क्योंकि बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये अलग बात है कि बिजली पूरी नहीं जाती होगी, वो स्टेट्स के अपने इश्यूज हैं। किसी को बिजली सस्ती देनी है, किसी को महंगी देनी है, किसी को और कारण है, किसी के पास पैसे कम हो सकते हैं। लेकिन जो पावर सेक्टर में हमारा हुआ कि आज इंडिया पावर सरप्लस है। 47 में लालटेन और दिए जला करते थे गांवों में, शहरों के अंदर भी दिए जलते थे, लालटेन जलती थी। आज पावर सरप्लस हमारा देश हो गया, और छोटा देश थोड़ी है, ये इतना बड़ा देश है और आज हम पावर सरप्लस हो गए। इंजीनियर्स को भी बधाई और पॉलिसी मेकर्स को भी बधाई, जिन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करके आज देश को दे दिया कि ये पावर सरप्लस है। एक और उपलब्धि जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आज हम फूड सफिशिएंट हैं। 1947 में आप जानते होंगे और 1965 तक भी हमको बहुत सारी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती थी खाने की। गेहूं भी मंगाना पड़ता था, हमारे को गेहूं भी मंगाना पड़ता था और भी बहुत सारी खाने की चीजें मंगानी पड़ती थी। आज भारत इस स्थिति में है कि हम लोग उसको निर्यात करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने वाला देश एक्सपोर्ट करने पर आ गया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। साइंटिस्ट ने बहुत काम किया, किसानों ने बहुत काम किया, लोगों ने बहुत काम किया, पॉलिसी मेकर्स ने काम किया। और ऐसा शुभ दिन है आज अमृत महोत्सव के दिन कि हमें आज खाना मंगाने के लिए बाहर किसी के जाने की जरूरत नहीं है। हम तो दूसरों को देने में सक्षम हो गए। लेने वाला देश अगर देने में सक्षम हो गया, कितनी अच्छी बात हुई है। ये एक और उपलब्धि है हमारी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल में। 75 साल की बात करते हैं तो 25, 25, 25 के अगर 3 कालखंड भी लें, हमने अपनी जिंदगी में उसको चेंज होते देखा है। मैं छोटा बच्चा था, हमारे गांव के लिए बैलगाड़ी जाया करती थी, छोटे शहर के बाद में गांव के लिए। आज घर तक कार जाती है, पूरी स्पीड से जाती है। आप 60 से चला लो, 70 से, आपकी ताकत है कितनी स्पीड से चला सकते हो। आप में जितना दम हो उतना चला लो, रुकावट कोई नहीं है, सड़क में कोई रुकावट नहीं है। जहां पर कि बचपन में बैलगाड़ी से गए हैं बैठ के, मैं भी गया हूं, बैलगाड़ी जाया करती थी। किसी को तेज चलना होता तो तांगे होते थे। तांगों में चलने वाला देश, बैलगाड़ी में चलने वाला देश। आज हमारे पास में रोड्स, और अगले 15, 20, 25 साल में जब तक हम 100 साल तक पहुंचेंगे, विश्व की सबसे अच्छी रोड्स हमारे पास होंगी, ऐसा हम सबका विश्वास है, जिस तेजी से काम चल रहा है। और ये 25, 30, 40 साल में बहुत सारा काम हुआ और आज उसके रिजल्ट हमको दिख रहे हैं कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इन्वेस्टमेंट इस पे हो रही है। रेलवेज हमारी देखिए बहुत अच्छी हुई। एयरपोर्ट्स तो हमने अपनी आंखों के सामने अभी पिछले 15-20 साल में बदलते देखे एयरपोर्ट्स। मेट्रो भी हमारे लिए नया फिनोमिना था। आज दिल्ली मेट्रो में चलिए, मन खुश हो जाता है। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने और भी देशों की, यूरोपियन कंट्रीज की और यूएस की भी मेट्रोज कई शहरों की देखी होंगी, क्योंकि वो 100 साल पहले बनी थी। इसलिए नहीं कि वो नहीं बना सकते थे, वो 100 साल पुरानी है, तो हमको लगता है हमारी उनसे अच्छी हैं, वास्तव में अच्छी हैं। तो इस तरह से इंजीनियरिंग में, हैवी इंजीनियरिंग में भारत ने जो कुछ किया पिछले सालों में, मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत खुश होने की बात है और मन को अच्छा लगने वाली बात है कि जो देश में हुआ। ये सब कुछ होता और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप जो बोल रहा हूं वो नहीं होता, तो इसका कोई मतलब नहीं था। आज आप में जितने लोग बैठे हैं, किसी के मन में ये तो भय नहीं है ना कि सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है।
अगर किसी के मन में भय है तो वो हाथ उठाकर मुझे बताए कि मुझे डर है कि अभी आक्रमण होगा और हम सक्षम नहीं होंगे उसका जवाब देने में। आज भारत की स्थिति नहीं है। पहले तो आसानी से कोई आक्रमण करेगा नहीं, और यदि करेगा तो उसका जवाब भारत देगा, ऐसा हर भारतवासी को विश्वास है। हमारे मन में डर है ही नहीं यहां बैठे हुए कि ऐसा कुछ होगा। सीमाएं सुरक्षित करना अपने देश की किसी भी राज्य का पहला काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम वही है। अगर वहां पर चूक जाएंगे तो बहुत नुकसान होता है, ऐसा हमसे ज्यादा कौन जानता है। तो आज सीमाएं सुरक्षित हैं, हमको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है। यूनिवर्सिटीज भी अच्छी तभी चलती हैं जब जिस देश की सीमाएं सुरक्षित हों। आज अफगानिस्तान के बच्चे हमको कह रहे हैं कि सर हमको बुला लो। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हमारे बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, उनसे पूछिए कि सर हमारे यहाँ पता नहीं कल क्या हो जाए, अभी हमारा एडमिशन हुआ है, हम भारत बुला लो। अफगानिस्तान के वो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे आज अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते जो हमारे पास हैं कि हमको हॉस्टल में प्लीज रहने दो। क्या कसूर है उन बच्चों का? वो तो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना जीवन बनाना चाहते हैं वो मेरे बच्चे। आप सबने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जेएनयू में भी हो रहा है कि उनको बुलाया जाए अफगानिस्तान। हम तो पहले ही बुला चुके हैं क्योंकि हम अखबार का सहारा नहीं लेते हैं। तो देखिए कैसी परिस्थिति उस देश की हो गई। लेकिन हमारे यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे बच्चों को के मन में ऐसा भाव ही नहीं है। छोटा भी बच्चा होगा, ये छोटे बैठे हैं, इनको भी ये पता है कि कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की जो हमने ली है। शक्तिशाली हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो इस समय बहुत अच्छा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है डिफेंस को लेकर। मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और मैं अभी डीटीयू की एक ड्रोन लेबोरेटरी में गया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ड्रोन पे जो काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आने वाले वक्त में ड्रोन का बहुत इस्तेमाल होना है, वॉरफेयर में भी होना है, शांति में भी होना है और सर्विसेज में भी होना है। हमारी यूनिवर्सिटीज में उस पर काम हो रहा है, डीटीयू में भी उस पर काम हो रहा है। यानी जो कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आएगी हम काम करेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसा मन भारत में लोगों का बना हुआ है, ये एक बहुत ही ये एक सेटिस्फेक्शन का इशू है हम सबके लिए कि हम पीछे किसी से भी नहीं हैं। अब आ जाओ टेक्नोलॉजी में। आज भारत यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी में गजब कर रहा है। अभी मैं क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आज भारत के लोग कैसा कर रहे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब टाटाज एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, 1905 में प्रपोजल गया, गवर्नर जनरल ने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो भारत के लोग हैं ये इनके पास साइंटिफिक टेम्पर और रिगर है ही नहीं, तो इसलिए ये साइंस की यूनिवर्सिटी क्यों बनाना चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, क्योंकि नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, कुछ होगा नहीं और उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्रपोजल रिजेक्ट हुआ कि हमारे अंदर साइंटिफिक एक्यूमन नहीं है, हमारे अंदर साइंटिफिक माइंडसेट नहीं है। ऐसा उस समय का विचार था। आज तो ब्रिटेन नहीं सोच सकता है कि हमारे पास साइंटिफिक रिगर नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक माइंडसेट नहीं है। क्या वो सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते हैं? आज YouTube पे 26.6 करोड़ यूजर भारत के हैं, अमेरिका के हैं 19.7 करोड़। यानी भारत के लोग नंबर 1 हैं YouTube को इस्तेमाल करने में। अभी दूसरा आ जाता हूं व्हाट्सएप पे, 39 करोड़ भारत के लोग हैं और 7 करोड़ लोग अमेरिका के हैं। भारत नंबर 1। फेसबुक पे 34 करोड़ लोग भारत के हैं, 20 करोड़ लोग अमेरिका के हैं। फेसबुक पे भी भारत के लोग सबसे ज्यादा हैं। इंस्टाग्राम पे भी भारत 14 करोड़ है और दूसरे लोग 13 करोड़ है यूएस। यानी जितने ये प्लेटफॉर्म हैं आजकल सोशल मीडिया के, भारत के लोग बहुत एक्टिव हो रखे हैं आजकल उन पे। उसके फायदे नुकसान दोनों हैं, उस पे नहीं जा रहा। लेकिन यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आज हमारे यहाँ कोई एवर्शन नहीं है कि कोई कह दे कि इनको यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम है। बिजली गांव में बाद में पहुंची होगी, स्मार्टफोन पहले पहुंचे। आज गांव में बिजली तो पहुंच गई सब जगह अब, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन चल रहे हैं, सारे देश कनेक्टेड हो गया। कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार की, इसको हमको समझना भी चाहिए। तभी तो हमें जब कनेक्ट हुए तो आज जितने सोशल मीडिया, ये तो आप कह सकते हैं कि यार हम हैं भी तो ज्यादा। अरे ज्यादा तो हम पहले भी थे, 47 में भी तो कम थोड़ी थे, 36 करोड़ थे। आज कोई भी कंपनी यदि विश्व में कुछ नया बनाती है, अच्छा बनाती है और उसको अगर कहीं पे कुछ लॉन्च करना है तो भारत को इग्नोर नहीं कर सकती।
पहले एशियन स्ट्रैटेजिस्ट अपॉइंट होते थे कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रमोट करने के लिए। आज आपको हैरानी होगी कि कई कंपनीज में इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट अपॉइंट होते हैं फॉर स्पेसिफिक, क्योंकि चाइना बहुत क्लोज है, और क्लोज कर लिया उन्होंने अपने आप को पिछले दिनों, और क्लोज कर लिया। तो एक हमारा जो स्थान है वो और बेटर हुआ। कारों, कितनी तरह की कारें हैं विश्व में, कहीं कार आती है हमारे यहाँ होती है, कितने सारे ऑटोमोबाइल्स आप देख लीजिए। कहने का मतलब कुछ भी नया और अच्छा विश्व में कहीं आता है तो वो सोचते हैं भारत में इसको लॉन्च जरूर किया जाए। अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हमारे यहाँ, देखो OTT प्लेटफॉर्म्स उनके बहुत सारे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई फिल्म कहीं भी आ जाए, भारत के लोग सबसे पहले देख लेते हैं, अपनी भी और उनकी भी। काफी उपलब्धि है ये भी भारत की। लेकिन ए कंट्री कैनॉट बी जस्ट द कंज्यूमर ऑफ नॉलेज क्रिएटेड एल्सवेयर। हम 131 करोड़ लोग लेवल 1 अचीव कर गए कि आप कुछ बनाओगे हम इस्तेमाल जरूर करेंगे, अच्छा होगा तो भी करेंगे, कम अच्छा होगा तो भी करेंगे। लेकिन क्रिएशन ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उस पर भारत में अभी बहुत काम होने की आवश्यकता है। 1857 में ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया और 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। मैं इसीलिए इसको ले रहा हूं कि 1857 से, कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो हम बोलते हैं उसको, नया एजुकेशन सिस्टम, वो वहीं से आया। और 1877 में भारत में पहली PhD अवार्ड हुई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने करी, 1877। और 1857 से 1920 तक 39 PhDs थे देश में। 1920 तक 39 PhDs थे देश में। इंजीनियरिंग की पहली PhD भारत में 1923 में आई, पहली PhD। और 1930 तक 2 PhD थीं और 1940 तक 5 इंजीनियरिंग की PhD थीं। हम कहां से शुरू हुए थे? हमको तो गर्व करना ही चाहिए कि पिछले साल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग 78 PhD थी और इस साल हमारा टारगेट अपना 100 का है। जिस देश में 1940 में टोटल 5 PhD थी, आज मैं समझता हूं इंजीनियरिंग के अंतर्गत DTU 100 कर सकता है। तो मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम 2-3 हजार PhD इंजीनियरिंग की प्रोड्यूस करते होंगे साल भर में। 3-4 हजार भी हो सकती हैं वो PhD जो प्रोड्यूस करते होंगे। तरक्की तो है, तरक्की तो है। और 1,000 से ज्यादा आज यूनिवर्सिटीज हैं। 1857 में 3 थी, आज 1,000 से ज्यादा हैं। और भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आज प्रधानमंत्री जी ने भी आज उसके बारे में बात करी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, उसके जो परिणाम अच्छे आने हैं वो तो अभी समय लगेगा थोड़ा, लेकिन शिक्षा में बहुत सारे काम की आवश्यकता है, हम सब समझते भी हैं। तो उससे क्या होगा कि नॉलेज क्रिएशन के काम पर जो अब होना है, देखिए हर चीज का लेवल होता है, पहले यूज होगी तब क्रिएट होगी। ऐसा किसी देश में हुआ नहीं कि सीधे क्रिएट हो जाए कोई चीज। पहले उसके प्रति अच्छा भाव आएगा, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उसमें से कुछ नया निकलेगा। ये एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की, और हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से निकल रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे जैसे जैसे इंप्लीमेंट होगी। और अगले 25 वर्ष में बहुत सारा अच्छा इसमें से निकलेगा, ऐसा हम सब मानते हैं और सही भी मानते हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही बहुत अच्छी, कि भारत में सब विषय पढ़ाए गए, देशभक्ति पढ़ाई नहीं गई। कल माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि देशभक्ति पढ़ाई नहीं गई। दिल्ली में देशभक्ति करिकुलम उन्होंने लागू किया। यही तो सोच के लागू किया कि कहीं इसकी आवश्यकता है। मैं उस पर थोड़ी सी देर में आता हूं। एक और उपलब्धि हुई कि पूरे देश में एक झंडे का राज्य स्थापित हो गया। 15 अगस्त, हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत में बहुत सारे राज्यों का मिलन हुआ, पर सारे राज्य नहीं आए। 15 अगस्त को सारे राज्य नहीं आए हमारे पास। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जूनागढ़ हमको 15 सितंबर 1947 को आया, हैदराबाद हमको 18 सितंबर 1948 को आया, त्रिपुरा 15 नवंबर 1949 को आया, मणिपुर 15 अक्टूबर 1949 को आया, सिक्किम 15 मई 1975 को आया, पौंडीचेरी 16 अगस्त 1962 को आया, गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली 19 दिसंबर 1961 को आए, और टेक्निकली कश्मीर अब आया।
था तो पहले से ही, पर टेक्निकली अभी आया। एक झंडे का राज्य स्थापित हुआ भारत में। मैं समझता हूं ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये तो पिछले 2-3-4 हजार साल पहले तक नहीं हुआ, समुद्रगुप्त के बाद में कब हुआ? एक झंडे का राज्य स्थापित हुआ, राजनीतिक रूप से भारत मजबूत हुआ। इसकी झलक हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमको नजर आती है। हर भारत वाले को गर्व करना चाहिए इसके लिए कि ऐसी व्यवस्था बनी। और आज भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और टारगेट रखा गया है $6 ट्रिलियन का। तो थर्ड बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनेगी अगले 25 साल में, जब हम 100 साल का ये मनाएंगे। शायद हम में से बहुत सारे तो होंगे, तब तक हम मान के चलते हैं कि हम अपनी आंखों से 100वां भी देखेंगे और $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी देखेंगे। देखो, सोचना मानना तो अच्छा ही चाहिए कि हम रहेंगे, नहीं रहे तो नहीं रहे, पर अपन को मान के चलना चाहिए कि अपन रहेंगे। तो डेवलपिंग नेशन से भारत डेवलप्ड नेशन बनेगा अगले 25 साल में, ये पक्का है। जो भी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं, भारत डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनेगा, ये पक्का है। और हम सब उसके भागीदार भी होंगे, साझीदार भी होंगे, और अपनी आंखों से उसको बनते भी देखेंगे। ये वो पीढ़ी है जो उसको देखेगी भी, और हमारे आने वाले बच्चे उसका उपभोग भी करेंगे। तो डेवलप्ड इंडिया का जो सपना है वो 25 साल में पूरा होगा, ऐसा सबका विश्वास है। आप सब लोग मानते हैं ऐसा? बहुत अच्छी बातें मानते हैं। आप सबको बधाई कि आप ऐसा मानते हैं, मैं भी मानता हूं। पर ना, मेरी चिंता कुछ अलग है। मेरी चिंता डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन तो हम बनेंगे ही बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। इतने लोग हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बनेंगे ही बनेंगे। पर मेरी चिंता ना थोड़ी अलग है। डेवलप नेशन तो भारत पहले भी रहा है। भारत का 1800 साल तक जीडीपी शेयर वर्ल्ड जीडीपी में 36% का रहा है। हमारी 36% की हिस्सेदारी थी 1800 साल तक। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1599 को, 31 दिसंबर 1599 को। तो जिस दिन ये बनी है उससे अगले दिन भारत का जीडीपी उस दिन भी 23% था वर्ल्ड जीडीपी में। सोने की चिड़िया था ये देश। तो डेवलप्ड नेशन तो ये पहले भी रहा है, बहुत समय रहा है, लंबे समय तक रहा है। 2000 साल हम डेवलप्ड नेशन रहे। जो भी पैरामीटर्स थे डेवलपमेंट के उस समय के, देखो आज से नहीं तुलना करना, आज की परिस्थिति के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी पैरामीटर्स उस समय के थे, भारत उसमें डेवलप्ड नेशन था, ये सब मानते हैं। सोने की चिड़िया था, हाई मॉरल वैल्यूज थी, ये सब तो था। तो मेरी चिंता जायज भी है, और 15 अगस्त के दिन इसका कहने का कारण भी है। जो पहले ना रहा हो, जिसने वो देखा ना हो, वो तो ठीक है, हमारे पुरखों ने तो देखा था ना। भारत के बहुत पुराना पोर्ट है सूरत। बॉम्बे तो पोर्ट बाद में आया, बहुत बाद का है। सूरत बहुत पुराना पोर्ट है, और हमारे जो समुद्री जहाज थे भारत के, विश्व में सबसे अच्छे बड़े टिकाऊ समुद्री जहाज सूरत से बनते थे, सूरत में बनते थे, और वहां से चलते थे। गुजरात का जो पूरा पोर्ट का एरिया है, उसकी विशेषता थी, और विश्व व्यापार में लोग खरीदते थे। आप गुजराती भाषा देखिए, इतने सारे शब्द पर्शियन के मिलेंगे उसमें। बटाटा, मराठी वाले भी यूज करते हैं बटाटा। किसको बोलते हैं? आलू को बोलते हैं, लेकिन ये पर्शियन शब्द है। नफो टोटो पर्शियन शब्द है। ऐसे कितने शब्द हैं जो पर्शियन भाषा से गुजराती, मराठी और फिर हिंदी में आए। एक शब्द है नक्की, है ना, नक्की कर लो, है तय कर लो। तो यानी जो व्यापार था, हमारा ट्रेड था, वो इतना था कि 36% की हम भागीदारी रख रहे थे। इतने हाई मॉरल वैल्यूज का ये देश, डेवलप्ड देश, 36% का जीडीपी रखने वाला देश। तो हरिओम पंवार साहब की एक कविता है, कई बार सुनाई है, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, आज उसको मैं रिपीट करता हूं। हरिओम पंवार आप जानते ही हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। वो कहते हैं कि ये भारत जगत गुरु था, पूरी दुनिया जान रही थी। ये भारत जगत गुरु था, पूरी दुनिया जान रही थी। भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। ये भारत जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी। भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। कोलंबस जो निकला था,
वो तो भारत आना चाहता था, उसने सुना था कि कोई बहुत सारा पैसा वैसा है, उधर जाएंगे तो कुछ अपना भी हिसाब किताब बनेगा। वो तो गलती से अमेरिका पहुंच गया। वास्को डिगामा को लेकर कौन आया साउथ अफ्रीका से? भारत के लोग लाए ना। हमारी पहुंच व्यापार में इतनी जबरदस्त थी और लोगों को लगता था, विश्व में हर देश को लगता था यार उस देश को के पे जाएं, और वो कहते थे हम खोज रहे हैं। अरे खोए थोड़ी थे हम जो जिसे खोज रहे हो, तुमसे पुरानी सभ्यता थी हमारी, हम कोई खोए थोड़ी थे जिसको खोजने निकले थे तुम। लेकिन चलिए, वो आना चाहते थे, यहां पे व्यापार करना चाहते थे भारत के लोगों के साथ में, देखेंगे व्यापार करेंगे। तो ये भारत जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी, भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, हमने रावण के घर जाकर अपने पौरुष दिखलाए थे, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था, हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था। लेकिन जाने या अनजाने भूलें कर बैठे थे भारी, लेकिन जाने या अनजाने भूलें कर बैठे थे भारी, इसलिए हमने आज़ादी भी हारी। 47 में आज़ादी तो ले आए हैं, स्वर्ण जयंती वाले गहने आज़ादी को पहनाए हैं। उस तरह उन्होंने कविता लिखी। तो वो भूलें क्या हैं? आप फिर से डेवलप बन जाओगे, 25 साल में बन जाओगे। जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। अभी 70 साल तक खतरा नहीं था अपने को, 75 साल तक खतरा तो अब शुरू होगा जैसे जैसे डेवलप बनते चलोगे। आज सीमाएं सुरक्षित हैं, कल भी सुरक्षित रहें इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि हम पहले भुगत चुके हैं इसको। यह बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और एक बटालियन है अपने इंडियन आर्मी में, राजपुताना राइफल्स, उसका ध्येय वाक्य है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों को शोभा देता है, और भारत इसकी प्रैक्टिस करता रहा है कि क्षमा वीरों को शोभा देता है। बट एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन एंड नॉट गुड। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी को 16 बार क्षमा करना और 17वीं बार हारना, भारत का इतिहास और भूगोल दोनों बदल गया। एक मेरे हिस्टोरियन से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा जी ये तो ना हिस्ट्री और लिटरेरी वर्क अलग होता है। तो ये 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया नहीं है उसको, ये गलत है। 2 ही बार हुआ था, एक बार वो हारा था और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। मैंने उनको कहा, हिस्टोरियन को, चलिए ठीक है, इस झगड़े में मैं नहीं जा रहा कि नंबर कितना था, लेकिन अगर पहली बार भी हरा दिया था तो काम तमाम कर देना चाहिए था ना उसका। हिट फर्स्ट, हिट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग। ये जो क्षमा वीरस्य भूषणम है ना, ये सीमाओं के अंदर ठीक है, सीमाओं से बाहर ये ठीक नहीं है। सीमा मतलब बॉर्डर्स, बॉर्डर से बाहर कुछ भी होगा वहां ये थ्योरी नहीं चलती। हिस्टोरियंस कह रहे हैं 1 बार ही हारे थे, 2 बार हारे थे जी, कोई कहता है 3 बार हारे थे, कभी कह रहा है कि 16 बार। जितनी बार भी सही, 1 आध बार हारा तो था ना वो। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है कि दैट ईयर था 1192, दैट वाज द एंड ऑफ ब्रेवरी इन इंडिया। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान was the end of bravery in India। तो ऐसा भारत जो जबरदस्त था, 600 साल गुलाम रहा। डेवलप्ड भी था, पैसे वाला था, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, सोने की चिड़िया बोलते थे। डेवलप्ड था, बिल्कुल था, उस समय के पैरामीटर्स के हिसाब से हम डेवलप्ड भी थे, सोने की चिड़िया भी था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी थे इसके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में श्रेष्ठ था ये देश, सबके लिए अच्छा था। ये कबीर का देश था, नानक का देश था, समुद्रगुप्त का देश था, चंद्रगुप्त का देश था, हरि सिंह नलवा का देश था, राजा दाहिर का देश था। कितने सारे नाम है जिनका ये देश था, वीरों का देश था। पर 600 साल गुलाम तो रहा ना। क्या कारण थे कि ये गुलाम बना? क्योंकि अब अगर क्या हमने वो कारण आइडेंटिफाई कर लिए हैं? और अगर कर लिए हैं तो क्या उन पे कुछ काम शुरू किया है देश ने?
डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स अगले 25 साल में आप पूरे कर लेंगे, चिंता नहीं कीजिए। सड़क भी होगी, रेल भी होगी, पानी भी होगा, बिजली भी होगा, नल से जल की अभी बात हुई कि नल से जल सबको मिलेगा, वो सब कुछ होगा। पर इस जैसे जैसे ये सब बढ़ेगा, हम फाइनल स्टेज उत्कर्ष की तरफ पहुंचेंगे, एक खतरा फिर बढ़ेगा। तो क्या उस खतरे को निपटाने के कारण हमने खोज लिए हैं क्या? ये 600 साल गुलाम क्यों रहे? राम का देश, कृष्ण का देश, हनुमान का देश, इतने सारे वीरों का देश, और 20-20 हजार लोगों से हारा है। 20,000, 25,000, 30,000 है, 5,000 से भी हारा होगा, बिल्कुल 5,000 से भी हारा। 300 BC में जब चाणक्य ने सिकंदर को रोकने के लिए भागदौड़ करी कि रोको रोको वो आ रहा है, कितने राजा उसके साथ आए थे? तो वो कारण हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिए हैं क्या? अगर नहीं किए हैं तो ये करने का वक्त है और फिर उन पे काम करने का वक्त है। अदरवाइज हम फिर कहीं खतरे में ना आ जाएं, ये मेरी चिंता का विषय है। क्योंकि ये तय करेगा, मैं जब ने कहा ना, जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में रहती है, ये तय करेगा कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा भारत देना चाहते हैं। ये तय करेगा कि भारत में आने वाली पीढ़ियां हमको माफ करेंगी कि नहीं करेंगी। ये भी तय करेगा कि अगर बहुत अच्छा बनेगा भारत, कितना टिकाऊ रहेगा ये सब कुछ, ये तय करेगा। तो मैंने कुछ कारण आइडेंटिफाई किए, आप लोग भी आज सोचिएगा कुछ कारण, ये कारण क्या रहे और क्या हमने आइडेंटिफाई किए और उस पर कुछ काम किया है, नहीं किया है तो करना चाहिए। राज्य का पहला काम है सीमाओं की सुरक्षा। अशोक ने भी ये गलती करी, पृथ्वीराज चौहान ने भी ये गलती करी। राजा को बॉर्डर से बाहर दया दिखाने का अधिकार ही नहीं है। यह गलती समुद्रगुप्त ने कभी नहीं करी, यह गलती चंद्रगुप्त ने नहीं करी, यह गलती चाणक्य ने नहीं करी, पर अशोक ने करी। दया, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे को गलत नहीं समझना, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि बॉर्डर के अंदर जो हमारे लोग हैं, यहां दया करुणा सब होना चाहिए, बॉर्डर से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा राज्य का सबसे पहला काम है। और हमारे फोर फादर्स ने क्या किया, उसकी प्रैक्टिस एनिमीज के साथ भी करनी शुरू कर दी, देश कमजोर हुआ। तो सब कुछ अच्छा है तभी तक जब तक सीमाएं सुरक्षित हैं, कोई कंप्रोमाइज इस पे नहीं होना चाहिए देश में, एट एनी कॉस्ट। एक छोटी छोटी तोपें लेकर लोग आए और हमारे लोग घोड़ों पे और क्या बोलते हैं आप, हाथियों पे लड़ने गए। उनसे संभव ही नहीं है इस तरह की लड़ाई। आज अमेरिका कर क्या रहा है, ऑस्टिन में बैठकर वो चला रहे हैं सारा, क्योंकि वो दूसरे कमजोर हैं, टेक्नोलॉजी से वो पेस रख ही नहीं पाए हैं। तो हमको अगर किसी भी कॉस्ट पे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमको करना है, बैग बोरो स्टील वटएवर। यहां पर कोई कंप्रोमाइज भारत के बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे ज्यादा विश्व में किसी ने भुगता नहीं है इसको, हमने भुगता है, तो हमको ये रिपीट नहीं करनी है गलती। दूसरी बात है कि एकता का अभाव था, राजाओं में शत्रुता थी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का भाव ही कोई नहीं था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, मिलकर कभी आक्रमण हुआ तो उसका मुकाबला ही नहीं किया। जितने लोग एक तरफ से लड़ते थे उससे ज्यादा दूसरी तरफ से लड़ते थे उसको मारने के लिए। राष्ट्र प्रेम का भाव बहुत कमजोर था, धीरे धीरे कमजोर हुआ, वो धीरे धीरे कमजोर हुआ। तो कंप्रोमाइज इस पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंप्रोमाइज ऑन टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए। नेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, ये एक भी बहुत कमजोर हुआ देश में। पर्सनल कैरेक्टर पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं भारत में, सारी पढ़ाई लिखाई पर्सनल कैरेक्टर पे सीमित हो गई। लेकिन नेशनल कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति का आचरण देश के लिए क्या होना चाहिए, इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो अगर आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा दिल्ली के कह रहे हैं कि फिजिक्स आपने पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई, मैथ्स पढ़ाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई, देशभक्ति पढ़ाई नहीं, ना स्कूल में पढ़ाई ना कॉलेज में पढ़ाई, अब जिस पे मेहनत नहीं करोगे तो उसका तो रिजल्ट आएगा ही नहीं ना। इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। यह सारा वैभव तभी तक रहेगा अगर देश के लोग ऐसा करेंगे। तो
तो इसलिए ये मैंने 3 4 5 हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी सोचिएगा, अपन फिर बात करेंगे इस पे। तो इन सब पर तो काम होना ही चाहिए कि इसको कैसे दूर किया जाए। पहला है नेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए कि राष्ट्र ही मेरा है, राष्ट्र से प्रेम की भाव बच्चे में छोटे छोटे से वो करना, एक बनाना, घर से, परिवार से, समाज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, सबसे। और जो भारत के नागरिक हैं उनमें भेद भेद करके देखना, इससे बड़ी गलती नहीं होगी, ऐसा मत करो। राज्य ये अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी लोग हमारे हैं, ऐसा परस्पर प्रेम का भाव जागृत करना, राष्ट्र के लिए प्रेम का भाव और सहयोगियों के लिए प्रेम का और इज्जत का भाव जागृत करना। इसीलिए कहते हैं कोलैबोरेशन की भावना को बढ़ाना, कंपटीशन की भावना को कम करना। ये कैसे करना है? आप सब पढ़े लिखे समझदार लोगों, कोई ना कोई इस पे करिए। हम DTU में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए हमको इस पे। कोई और रास्ते सोचिए इसके लिए कि DTU से जो बच्चे निकले वो लगे तो सही कुछ अलग से निकल रहे हैं, अच्छा भाव है तो राष्ट्र के प्रति। अगर आपका हित देश के हित में नहीं है और यदि अलग है तो आप में कुछ गलत है, ऐसा तो समझना चाहिए हमको, क्योंकि मानना चाहिए कि देश की मुक्ति में ही हमारी मुक्ति है। अभी एक पिक्चर आई है, अभी कल रिलीज हुई, आप में से कितनों ने देखी है मुझे पता नहीं, शेरशाह देखिए। ये उस पे आई है, प्राइम पे आई है, हाँ Amazon प्राइम पे आई है। आज मेरे कहने से देख लेना, अगर आपकी आंख में आंसू नहीं आए पूरी पिक्चर देखते हुए तो कोई वर्कशॉप जरूर अटेंड करना देशभक्ति की। ईमानदारी से आप हो, वो पिक्चर है और आपका मन है, हम तो बीच में नहीं, आप हमें तो कह देना मेरे बहुत आए थे आंसू, पर अपने से पूछ लेना कि मेरे आए थे कि नहीं आए थे। वो उसका एक उदाहरण है, एक टेस्ट है, तो जरूर देखिएगा। एक और बात की बहुत आवश्यकता है जो राजाओं में भी थी और प्रजा में भी थी, जिसके कारण और गुलाम हुए, कि हमको सेल्फिश एटीट्यूड को और जेलसीज को कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। इतना ज्यादा हम सेल्फ 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 को प्रमोट करते हैं, शिक्षा वाले भी करते हैं। हमारा तो कसूर सबसे ज्यादा बनता ही है, सबसे ज्यादा हमारा बनता है, क्योंकि बच्चा छोटा हमारे पास ही आता है। सेल्फ को प्रमोट करना जितना कम करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो सब तरह के भाव हैं, स्वार्थ का भी है, दया का भी है, प्रेम का भी है, करुणा का भी है, त्याग का भी है, सब भाव हमारे अंदर हैं। उस भाव को बढ़ाना, हम तो स्वार्थ के भाव को बढ़ाते हैं, चाहे हमारी पॉलिसीज हो, चाहे प्रमोशन एक्टिविटीज हो, चाहे कुछ भी हो। तो उस कारण से वो ना पेड़ बन जाता है जब तक बच्चा यूनिवर्सिटी पहुंचता है, और जब हम समाज में उसे वापस करते हैं तब तक तो वो बरगद का पेड़ बन जाता है, स्वार्थी होके इतना। तो पहले भी गुलामी हुई 600 साल की, कहीं 1000 साल की आगे ना हो जाए, इसकी चिंता करना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतना स्वार्थी इंसान हम पैदा कर रहे हैं। अब पिछले दिनों पेंडेमिक आया देश के अंदर, कितनी सारी समस्या हम सब ने भुगती है। बहुत सारे लोगों का आचरण बहुत अच्छा रहा, तो बहुत सारों का बहुत अच्छा नहीं भी रहा, क्योंकि राष्ट्र प्रेम का अभाव था। इस पर बहुत सारी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जेलसी को भी कैसे कंट्रोल करें। अब दो लोग हैं, एक से चिढ़ रहा है, वो कारण कोई नहीं है, बस जेलसी हो रही है, उसको वो आता ही नहीं ना कंट्रोल करना, सिखाया नहीं है ना, टीचर्स को पता कैसे कंट्रोल करते हैं। पता वैसे मुझे भी नहीं है, आप सोचो मुझे पता मुझे भी नहीं है क्योंकि मैं भी तो इसी सिस्टम से हूं ना। लेकिन हमको सब बैठेंगे, मिलकर सोचेंगे कि इसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जेलसी को कंट्रोल करने के। खुश रहना है तो जेलसी को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, आपसे ऊपर बहुत हैं दुनिया में, और कोई व्यक्ति कभी स्थायी है ही नहीं। थोड़े दिन के लिए आप आए हैं, 36,500 दिन को आप आए हो धरती पे, इससे ज्यादा तो हो नहीं, 36,500 से ज्यादा तो कोई नहीं है। तो ये 36,500 दिन है, तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें डिजाइन तो करने चाहिए। करेगा कौन? ये तो फैकल्टी का काम है, टीचर्स का काम है इसको डेवलप करना। उसको कंट्रोल कैसे करें? एक कवि ने कहा, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एक परिस्थिति के लिए उसने कहा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद रावण ललकारो राम नहीं आने वाले। अरे कमाल हो गया, देश में एक कवि को ये लिखना पड़ रहा है
कि बेटियों आप सुरक्षित नहीं हो, आपकी सहायता को कोई नहीं आएगा, खुद सक्षम बनो। वो जो देख रहा है वो लिख रहा है, लेकिन ऐसा भाव देश में निर्माण हो तो हम सबके लिए शर्म की बात है। और ऐसा बहुत घटनाएं हुई हैं देश के अंदर। अरे सहायता को ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, सहयोगी नहीं आएगा, दोस्त नहीं आएगा, और नहीं आ रहा है तो सब गलत है ही ना, तब तो गलत है ही ना। तो इस तरह की भाव जो हमारे हैं कि असुरक्षा की जो भावना किसी में भी हो, वो असुरक्षा की भावना का निर्माण ना हो, इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। छोटे बच्चे से करने की जरूरत है। आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये तो स्कूल वालों का काम है। अगर स्कूल वालों का काम है तो आप मेंटोर तो बन सकते हैं ना। आप कुछ नया सोच के उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। और अभी हमारा जो आउटरीच है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस पे, अभी आउटरीच एक्टिविटीज़ में, कि वो मेंटोरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें स्कूल के बच्चों को हमारे स्टूडेंट्स के साथ में एक जोड़ा जाएगा। और लेकिन उसका फ़ायदा बहुत तब होगा जब हमारे वाले भी बहुत अच्छे होंगे और स्कूल के भी होंगे। तो इस पे जब विचार होगा तो आगे काम होगा। ये बहुत काम करने की आवश्यकता है मुझे लगता है, क्योंकि देश प्रेम का भाव, स्वार्थ कंट्रोल करना, जेलसीज को कंट्रोल करना, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाइना थोड़ी हैं, हम ना रशिया हैं ना चाइना है, जहाँ कुछ लोगों का कब्जा हो गया तो कब्जा हो गया सारे सिस्टम के ऊपर। हमारा तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबको रिस्पॉन्सिबल बनना कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊँ ठीक से। वरना मुझे सावरकर को मैं कोट कर रहा हूँ, सावरकर की एक बात याद आती है, पिछली बार भी शायद मैंने कही थी, कि सावरकर जब वहाँ से अरेस्ट हो लाए गए तो वो बेड़ियों में थे, उनकी पत्नी उनको मिलने आई, 19 साल की थी, 2 साल पहले 3 साल पहले शादी हुई थी। तो उनको देख के वो रोने लगी, और वो रोने लगी कि मैंने तो शादी जब की थी, आप बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे, आज मैं बेड़ियों में 3 साल बाद आपको देख रही हूँ। तो सावरकर ने जो कहा, उसने कहा, और जबकि सावरकर काफ़ी टफ माने जाते थे अपने उसके लिए, फिर भी उनका भी मन पसीज गया पत्नी को रोते देख के। तो उन्होंने कहा कि रो मत, आज़ाद भारत हमारा त्याग और बलिदान समझेगा, आज़ाद भारत हमारा त्याग और बलिदान समझेगा। आप सावरकर के विचारों से असहमत हो सकते हैं, आप उनके थॉट प्रोसेस में कुछ कमी निकाल सकते हैं, वो तो किसी के भी निकल सकते हैं, गांधी के भी लोग निकाल देते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन उनकी देशभक्ति पे तो कोई संदेह नहीं कर सकता। आज़ाद भारत में तो वो भी होता है। अगर उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत, हम कहते हैं शहीदों को याद करना चाहिए कि हमारे त्याग और बलिदान को समझेगा, ये भावना थी, तो इस भावना को बढ़ाना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बहुत आवश्यक है। शिक्षा तंत्र में इस पे बात होनी चाहिए। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हैवी प्रीमियम गुडनेस को देना चाहिए, क्योंकि गुडनेस बहुत कम है, अच्छाई बहुत कम है। अच्छाई के पेड़ लगाने चाहिए, अच्छाई बहुत कम है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, संभालना चाहिए। और इस पर भारत में काम खास होता नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, मैं बहुत कोट करता हूं, कि दुष्ट लोगों की दुष्टता से ज्यादा, दुष्ट लोगों की दुष्टता से ज्यादा सज्जन लोगों की निष्क्रियता के कारण देश समाज काल का नुकसान होता है। 300 BC में भी सच था, आज भी सच है, और कल भी शायद सच रहे। वो क्यों है कि हम अच्छाई को प्रोटेक्ट नहीं करते, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं करते। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। लेकिन अच्छे कम हैं, अच्छाई के पेड़ कम हैं, तो उसके लगाने के प्रयास होने चाहिए और उसके कारण हमको ढूंढ लेने चाहिए। नॉलेज क्रिएशन की जो बात मैंने कही थी, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, नॉलेज क्रिएशन पे देश अब काम करेगा, करना भी हमको है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, साइंस में नई नई चीज़ें आएंगी 21st सेंचुरी में। पिछले 200-300 साल में बहुत सारे डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशंस हुई हैं, अगले 20-25 साल में और ज़्यादा होंगी, और हमको उसमें लीडरशिप देनी है। कुछ एरियाज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, स्पेक्टेटर नहीं बनना है। भारत बहुत साल स्पेक्टेटर रहा है हर चीज़ का। जब यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो हम स्पेक्टेटर थे, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको अपना पार्टिसिपेशन करना है, एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज ए लीडर। इस पर जो है एक माइंडसेट हमें बनाना चाहिए। इसीलिए इनोवेशन की आजकल बात हो रही है, दिल्ली की सरकार भी और भारत की सरकार भी इस पर बहुत आगे बढ़ा रही है कि इनोवेट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, क्योंकि देश ऐसा चाहता है। ये भी एक देशभक्ति का एक तरीका है, हमको करना चाहिए। और
हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। ये तो मैं बहुत बार कहता हूँ, शपथ दिलवाने की कोशिश करता हूँ कि हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। हम हर एक के प्रति अच्छा भाव रखें और देश की चिंता करें। अपनी चिंता आपकी अपने आप हो जाएगी। हो क्या रहा है, हम अपनी अपनी चिंता कर रहे हैं, देश की चिंता करते नहीं हैं, और उस कारण से ये परिस्थिति का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमृत महोत्सव पर पूरे वर्ष चलेगा। DTU में साल भर इस पे प्रोग्राम होंगे। मैं अपने डीन स्टूडेंट वेलफेयर से अनूप लाठर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप साल भर इसके जो प्रोग्राम चलाएं, उसकी एक कैलेंडर बनाएं। हम सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उसके अंदर, और उसमें इन सब पॉइंट्स जो मैंने कुछ बोले हैं, कुछ आप सब लोगों के पास जो होंगे, आप हमारे प्रोफेसर इंदू को दीजिएगा, ताकि उस आधार पर हम कुछ वर्कशॉप्स कराएं, कुछ कार्यक्रम कराएं और एक अच्छे भाव का निर्माण हो। भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे, ये तो है ही, लेकिन ये विकसित फिर हमेशा रहे, ताकतवर हमेशा रहे दूसरों की मदद करने के लिए। इसलिए नहीं कि किसी को जीतने के लिए, मदद करने के लिए ताकतवर है। क्योंकि क्षमा, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था ना, क्षमा शोभ थे उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो खुद ही विषहीन विनीत दंतहीन सरल हो। तो इसलिए ताकतवर बनना है कि हम दूसरे की मदद करेंगे। विश्व के कल्याण के लिए काम बाद में होगा, पहले भारत का कल्याण होगा तो विश्व का भी कल्याण होगा। ऐसे अच्छे देशभक्त नागरिकों की आवश्यकता है। हम सब अपनी अपनी भागीदारी करेंगे। यही हमारा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को एक श्रद्धांजलि भी होगी, उनके प्रति हम अपने कर्तव्य का भी बोध होगा, और हम सब अपने अपने तरीके से अपना रोल डिफाइन करते हुए काम करेंगे। तो यही 15 अगस्त के कार्यक्रम की सार्थकता भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।